श्री पशुपति कुमार पारस जी इस वक्त हमारे बीच मौजूद है, मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। मैं चाहूंगी कि तालियों के साथ पशुपति जी का आप स्वागत करें। मैं आमंत्रित करूंगी मिस रूबिका लियाकत, पशुपति पारस जी, मिस्टर मनोज जिज्ञासी टू कम ऑन स्टेज फॉर द फेलिसिटेशन ऑफ मिस्टर पशुपति पारस। थैंक यू सो मच रूबिका जी, मनोज जी और जेसी सर भी इस वक्त मंच पर है। मैं चाहूंगी एक बार फिर से तालियों से मिस्टर पशुपति पारस जी का आप स्वागत करें। एंड नाउ विल गो अहेड विद द सेशन। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री इस वक्त पशुपति पारस जी हमारे बीच मौजूद हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको और बहुत बहुत स्वागत है आपको आपका भारत 24 के इस इनिशिएटिव में। और जैसा कि आपने मुझसे वादा किया था इंटरव्यू के दौरान कि आप हमारे सेशन का हिस्सा बनेंगे, तो सबसे पहले चूंकि राजनीतिक सफर से ही मैं शुरुआत करूंगी और वादा आपने निभाया, और एक वादा जो विपक्षी दल है सर वो इस वक्त कर रहा है इंडिया नाम से, वो वादा है कि बहुमत के साथ इस बार आएंगे। वो विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं, बेंगलुरु में अभी एकजुट हुए, अगला कार्यक्रम उनका मुंबई में है, और कह रहे हैं सर, वादा कर रहे हैं वो देश की जनता से कि पूरे मैंडेट के साथ इस बार आने वाले हैं वो। सबसे पहले तो हमारे जितने आगंतुक मित्र हैं इस कार्यक्रम में आने के लिए मैं सभी साथियों को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आपने जो प्रश्न किया वो प्रश्न आज के डेमोक्रेटिक सिस्टम में मैं समझता हूं कि वो फिट नहीं करता है। 21 जून को पटना में ये पहला विपक्षी लोगों की बैठक हुई थी जी। पटना में 21 जून को श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में वो बैठक बुलाई गई थी। बैठक शुरू होने के बीच में ही उसके जो कुछ मेंबर्स थे बैठक छोड़ के और चले गए थे जी। दूसरे मेंबर चीफ मिनिस्टर थी बंगाल की, उन्होंने कहा कि मैं अपने राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी को मैं इंट्रेंस नहीं दूंगी। तीसरे मेंबर जो उसमें थे अजीत पवार जी, शरद पवार जी और लोग जो थे, कुछ दिनों के बाद आप देखे होइएगा कि उन लोगों में टूट हो गई और उसमें से कुछ पार्ट, अधिकांश पार्ट, कुछ नहीं कहिए, अधिकांश पार्ट है हमारे एनडीए गठबंधन में लोग आ गए। फिर बंगलौर में बैठक हुई उन लोगों की, तो वहां से नाराज होके जी श्री नीतीश कुमार जी, श्री लालू प्रसाद यादव जी और श्री तेजस्वी यादव जी वहां से नाराज होके चले आए, इसलिए कि उनकी इच्छा थी कि संयोजक के रूप में उनके नाम की घोषणा हो, और उस बैठक में नहीं हुआ। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच से ही वो उठ के चले आए, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये विपक्षी एकता की बात जो ये लोग कर रहे हैं, मेरे समझ से ये हिंदुस्तान की राजनीति में, इस देश की राजनीति में बहुत ही असंभव चीज है। क्योंकि हमारे यहाँ लगभग जितना भी स्टेट है जी, केंद्र शासित राज्य हो या राज्य हो, सबों में भाषा का प्रॉब्लम है। जी।
अलग अलग, साउथ का अलग है, नॉर्थ का अलग है, सिद्धांत की भी बात है। तो सब लोग और रीजनल पार्टियां जो हैं वो किसी भी स्टेट में अलग अलग उनका आधार है। नहीं, लेकिन अलग अलग के आधार पे ही तो पशुपति जी वो कह रहे हैं। अभी अखिलेश यादव भी आप मंच पर थे, उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार। अब ये आपको गठबंधन टूटता कहाँ नजर आ रहा है? क्या नीतीश कुमार जिस सोच के साथ आगे चलते हैं पशुपति जी, क्या वहां आपको टूट दिख रही है? जो चुनाव में जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, तो हारने वाला भी उम्मीदवार कहता है कि मैं जीत रहा हूं। जिसकी जमानत जब्त होती है वो भी कहता है कि मैं जीत रहा हूं। तो अखिलेश जी क्या बोल रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, इस पर आप मत जाइए। अब देश में देखिए कि देश की मानसिकता क्या है, तो इस देश के मतदाता हैं। देखिए, हिंदुस्तान हमारा देश जो है प्रजातंत्र, सफल प्रजातंत्र माना जाता है, और पार्लियामेंट लोकतंत्र का एक मंदिर है। और पार्लियामेंट के जितने भी हम लोग सदस्य हैं, उस मंदिर के हम लोग पुजारी हैं, भक्त हैं। पुजारी नहीं, हम लोग भक्त हैं वहां के। और मैं भी कहूं तो हमारी बात पर भी आप विश्वास नहीं करिए। जनता की क्या इच्छा है, जनता क्या चाहती है, किस नेता को जनता पसंद करती है, वो आपको देखना होगा। आज की तारीख में मैं बता दूं, आजादी के बाद तक आज तक जितने भी देश में प्रधानमंत्री हुए, वो सिर्फ देश के नेता माने जाते थे। पहला बार देश ने ऐसे प्रधानमंत्री को चुना है कि जो गरीब का नेता है, दलित का नेता है, पिछड़ों का नेता है, अकलियत का नेता है, उच्च जाति के गरीब लोगों का नेता है, और अपने देश का ही नेता नहीं है। पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी जी का नाम पूरे विश्व में आज चमकता है। और अमेरिका जैसे कंट्री, जो सबसे संपन्न कंट्री माना जाता है, वहां के राष्ट्रपति ने भी अपनी इच्छा जाहिर की कि नरेंद्र मोदी जी, आप इतने लोकप्रिय नेता हो, हमारी इच्छा होती कि मैं आपका ऑटोग्राफ लूं। आपने देखा होगा, टीवी में, मीडिया में देखा होगा, दूसरे देश के राष्ट्रपति ने प्रोटोकॉल को तोड़ के हमारे प्रधानमंत्री जी का पैर छू के आशीर्वाद लिया। जी, शायद मैं समझता हूं कि ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। तो पहली बार इस देश ने ऐसे प्रधानमंत्री को चुना है जो प्रधानमंत्री देश और विश्व स्तर पर सर्वमान्य नेताओं के रूप में माना जाता है। और आज हमारा देश पूरे विश्व में गौरव के साथ हम कह सकते हैं कि हमारा देश का जो विदेश पॉलिसी है, वो पूरे विश्व में आज तक आजादी के बाद से पहला बार इतना अच्छा पॉलिसी हुआ है। इसमें कोई संशय भी नहीं है, दो राय भी नहीं है। बिहार की राजनीति पर चर्चा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन उससे पहले जरूर करिए, लेकिन उससे पहले पशुपति जी, चिराग जी अब शामिल हो गए हैं एनडीए में, और आपसे जब आखिरी बार मेरी बात हुई तो यही चर्चा हो रही थी कि एनडीए का हिस्सा वो बन सकते हैं। और जो तस्वीरें हमने वहां से देखी, हम सभी ने देखी, चाचा और भतीजे की जो मुलाकात हुई वो सुर्खियां बटोर रही थी। एनडीए में शामिल होने से ज्यादा वो तस्वीरें थी। देखिए, जिस बात की मुझे शंका थी वही प्रश्न आपने किया। शंकर ही सर, ये तो सवाल है। इस बात की शंका थी कि आप जरूर इस प्रश्न को उठाएंगे। मैं चाचा हूं, वो मेरे भतीजा हैं जी। और एक कल्चर है हम लोग के बिहार में। आप भी तो बिहार की रहने वाली हैं, शायद मधुबनी की रहने वाली हैं। जी। तो हम लोग के बिहार में एक कल्चर है, खास के मिथिलांचल में। आप भी मिथिलांचल के रहने वाली हैं, मैं भी मिथिलांचल का रहने वाला हूं। मिथिलांचल की कल्चर है कि यदि कोई भी व्यक्ति कितनों से दुश्मनी हो, कितनों से द्वेषता हो, लेकिन यदि वो व्यक्ति आकर के पैर छू के प्रणाम करता है तो उसको आशीर्वाद देना ही चाहिए। नहीं, लेकिन तो संबंध कैसे रहेंगे? ये बिहार और खास के मिथिलांचल का कल्चर है। बिल्कुल। और चिराग पासवान हमारे बेटे हैं, हमारे भतीजे हैं। मैं आज भी उनको बेटा और भतीजा मानता हूं, क्योंकि पासवान जी के बेटे हैं, तो हमारा भी बेटा और भतीजा है। उसने प्रेम से आके हमारा पैर छुआ, मैंने उनको गले लगाया, मैंने उनको आशीर्वाद दिया, मैंने उनसे हालचाल भी पूछा। वो एक पारिवारिक इशू है, पारिवारिक मामला है, और ये एक राजनीतिक मामला है। नहीं, लेकिन राजनीतिक मामले में तो मतभेद चलता है, मनभेद नहीं। देखिए, मैं आपने कहा था कि दोनों है, मतभेद मनभेद। नहीं, ठीक। देखिए, हमारा राजनीतिक इशू पर हमारा उनसे मतभेद भी है और मनभेद भी है।
एक रहीमन कवि की कविता है कि बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किनकोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। जब दूध फटता है तो आप कितनों प्रयास करोगे वो मक्खन नहीं तो होगा। चाचा भतीजे फिर साथ कैसे चलेंगे? तो एनडीए के लिए नहीं, दिक्कत हो देखिए, जाएगी। देखिए, और देखिए। फिर सबसे बड़ी बात यह है पशुपति जी कि हाजीपुर सीट की विरासत आपको मिली, लेकिन जाहिर तौर पर अब चिराग तो उस पर दावा ठोकेंगे, तो हाजीपुर सीट किसकी विरासत मानी जाए, क्या माने हम? देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि जो हिंदू लॉ है या इंडियन लॉ कहिए, हिंदू लॉ नहीं कहिए, उसमें पिता के संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है। जी, पासवान जी के बेटे हैं चिराग पासवान जी। पासवान जी के जो भी संपत्ति है उस पर चिराग पासवान जी का अधिकार है, उस पर मेरा अधिकार नहीं है। लेकिन राजनीतिक रूप से मैं, पासवान जी ने मुझको अपना उत्तराधिकारी चुन के इस दुनिया से चले गए। आज इस पृथ्वी पर नहीं है, दुनिया में नहीं है। वो हमारे लिए देवता तुल्य थे। और मैं आपको एक कहानी कहूं, 69 में पहली बार जहां मेरा घर है शहरबन्नी अलौली विधानसभा क्षेत्र जो रिजर्व होता था उस जमाने में, 69 में पासवान जी पहली बार 69 में अलौली से विधायक बने थे। जी, और जब 77 में वो हाजीपुर से सांसद हो गए और गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में उनका नाम दर्ज हुआ पहली बार, तो जब अलौली सीट खाली हो गया उसमें मैं सरकारी नौकरी में था। शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, मैं टीचर था उसमें। मैं गवर्नमेंट स्कूल में मैं टीचर था। बड़े भैया ने मुझको बुलाया और कहा कि देखो चुनाव हो रहा है पारस, तो तुम विधानसभा का चुनाव लड़ो। मैं बहुत अधिक राजनीति से मतलब नहीं रखता था, फिर भी मैंने उनके आदेश का पालन किया। मैं चुनाव लड़ा और आज से 45 वर्ष पहले 76 46 वर्ष हुआ मैं बिहार विधानसभा का सदस्य हुआ। और लगातार मैं 7 बार बिहार विधानसभा का सदस्य में चुना गया। 8वीं बार मैं विधान परिषद का सदस्य हुआ जी, और 4 बार मैं बिहार सरकार का मंत्री बना। और जब बड़े भैया 2019 में स्वास्थ्य कारणों से जब वो राज्यसभा में निर्वाचित हो गए तो उन्होंने मुझको बुला के कहा कि पारस हाजीपुर से तुम चुनाव लड़ो। जी, मैंने कहा कि भैया मैं तो बिहार सरकार का मंत्री हूँ, तो मैं पशुपालन मंत्री था, आप हमको क्यों फंसा रहे हैं? मैं तो कभी दिल्ली के चकाचौंध में रहा नहीं, मैं सब दिन बिहार की राजनीति किया हूँ। तो और मैंने कहा कि भैया ऐसा करिए, परिवार में बहुत लोग हैं, चिराग पासवान है, भाभी जी हैं, जी, इन लोगों को आप चुनाव लड़ा दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, चिराग पासवान जमुई से सांसद है और मुझको जितना तुम पर विश्वास है, मैं आपको सच्ची बात कह रहा हूं और मैं उसमें कोई बनावटी बात नहीं कह रहा हूं, कि जितना मुझको तुम पर विश्वास है परिवार के किसी भी सदस्य पर मुझको उतना विश्वास नहीं है। मेरा आदेश है, मेरे पीठ पर हाथ दिए कि तुम चुनाव लड़ो। और हाजीपुर की जनता हमारी माँ है। जी, हाजीपुर की जनता के चलते मेरा पहचान बना है, मेरे परिवार का पहचान बना है। और मेरे द्वारा जो अधूरा सपना है, अधूरा जो काम है, मुझको विश्वास है कि 77 से तुम ही हाजीपुर को देखते आए हो, तुम ही पूरा करोगे। लेकिन पशुपति जी, ये बात मैंने अपने चैनल पे जब हमारी आखिरी बात हुई, मैं ये कह ये रहा, बात भी मेरी बताई। बात सुन लीजिए, मैं ये कह रहा था कि पासवान जी जीते जिंदगी अपने छोटे भाई को, मैं राम लक्ष्मण भरत था, मैं 3 भाई था, तीनों भाई में सबसे बड़े पासवान जी थे, सेकंड में मैं था और हमसे सेकंड में मैं हूँ और हमसे एक छोटा भाई रामचंद्र पासवान था। जनता की कृपा हुई कि हम तीनों भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए। लेकिन आप जिसको विश्वास कह रहे हैं पशुपति जी, मुझे रोकना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आप जिसको विश्वास कह रहे हैं उसको विश्वासघात कह रहे हैं। चिराग, आप कह रहे हैं विश्वास के साथ बोला, वो कह रहे हैं कि 2 साल मेरे साथ धोखा होता रहा। अब ये तो, अब चूंकि आप दोनों एनडीए का हिस्सा हैं, तो ये तो सॉर्ट आउट, क्योंकि चाचा भतीजा एक साथ एक फ्रेम में तो नजर आए, लेकिन क्या आगे की राजनीतिक सफर में साथ होगा, ये मैं आपसे जवाब चाह रही हूं। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मतभेद कहाँ हुआ, आप इस मूल प्रश्न पर आ पाइए।
चिराग पासवान जी एनडीए गठबंधन में सांसद बने। एनडीए गठबंधन में मैं भी सांसद बना। हमारे दल के 6 सांसद थे। जब पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई थी तो 6 सांसद में से 5 सांसदों की राय थी कि हम लोग एनडीए गठबंधन से चुनाव जीत के आए हैं और देश की मानसिकता है भी कि गठबंधन धर्म पालन करना है। भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है, फिर भी इतने लोगों के गठबंधन, छोटे छोटे दलों से भी गठबंधन है। हम गठबंधन के तहत विधानसभा का चुनाव लड़े। हमारी बात को हम लोग 5 सांसद थे और पार्लियामेंट्री बोर्ड के जितने भी मेंबर्स थे, हम लोग की बात को उन्होंने अनदेखी की जी। और स्वयं फैसला लिया। इसलिए फैसला लिया कि आपको जानना चाहिए कि उस समय चिराग पासवान जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन भी थे और संसदीय दल के नेता भी थे। वो ये आप जान लीजिए, संसदीय दल के नेता भी थे। वो तीनों पद उनके पास में था और हम लोग की बात को वो नहीं माने। जो बात आज से 2 वर्ष पहले हम लोग कह रहे थे। तो डर था ना पशुपति जी उनके मन में। आप कह रहे हैं कि विरासत जो पिता का होता है वो बेटे का होता है, वही डर था चिराग जी के मन में और यही वजह रही कि उन्होंने अलग होने का फैसला लिया। तो इसमें जो उनकी बात सामने आई वो तो राजनीतिक उनकी मंशा है। देखिए, आपने जब प्रश्न पूछा है तो प्रश्न का जवाब सुन लीजिए जी। किस बात की आशंका, कैसी आशंका? जगह लेनी जब चाहिए। हमें नहीं, डेमोक्रेटिक सिस्टम है। जब आप एनडीए गठबंधन में चुनाव जीत के आए हो, हम लोग सब जीत के आए हैं और बहुमत की राय है, डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र में बहुमत का सम्मान किया जाता है, बहुमत की राय है। पार्टी के 5 सांसद मिलकर कह रहे हैं कि आप एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ो। आपने चुनाव नहीं लड़ा और आप अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिए और उसमें भी आपने उस समय कहा था कि मैं भाजपा का राम हूं, मतलब मैं भाजपा का लक्ष्मण हूं, हाँ, राम हनुमान हूं। हाँ। और आपने भाजपा के उम्मीदवार के खिलाफ में भी 6 जगह आपने उम्मीदवार दिया। हमारा जो संसदीय क्षेत्र है जी। हाजीपुर, वहां से चिराग पासवान जी ने राघोपुर से उम्मीदवार दिया सीट तेजस्वी यादव जी के खिलाफ में नहीं दिया, उनके समर्थन में उम्मीदवार दिया। वो एनडीए का वोट काटा। हमारा ही लोकसभा क्षेत्र है लालगंज जी। वहां भी उसने एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ अपना उम्मीदवार दिया। हमारा एनडीए गठबंधन का वोट काटा। उसी तरह से वो हसनपुर में उन्होंने उम्मीदवार दिया, भागलपुर में उम्मीदवार दिया। तो बिहार में 6 जगह भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ में चिराग पासवान जी यानी लेकिन दिए। और दूसरी बात सुन लीजिए, उनको एक व्यक्तिगत दुश्मनी थी, चाहे कारण मैं नहीं जानता हूं, नीतीश कुमार जी से। लेकिन आज तक 2020 से लेकर आज तक 2023 हुआ, एक बार भी चिराग पासवान जी से पूछिए उन्होंने एक बार भी लालू प्रसाद यादव जी के खिलाफ में बयान दिया है। वो कहते लालू प्रसाद यादव जी हमारे पिता के मित्र थे, हमारे गार्जियन हैं, तेजस्वी यादव मेरा छोटा भाई है। तो हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं चलेगा जी। और इसी बात का हम लोगों को तकलीफ है। जब हम कह रहे थे कि एनडीए में रहो तो आप एनडीए छोड़ के भाग गए। आप आज उसी एनडीए में आने के लिए आप प्रयास कर रहे हो। अब तो आ गए। अभी विधिवत नहीं आया है, अभी देखिए लोकसभा का जो माननीय अध्यक्ष जी का जो रूलिंग है उसमें पार्टी का विभाजन नहीं हुआ। ठीक है। उसमें पुरानी लोक जनशक्ति नहीं, लेकिन मतभेद और मनभेद मुझे पशुपति जी यहाँ फिर से दिख ही रहा है। वो जो तस्वीरें दिखी, अब किसे सच माने किसे झूठ माने, लेकिन आपने कहा कि बिहारियों में, बिहार के लोगों में ये उनके नेचर में होता है, उनके स्वभाव में है। अब एक आखिरी सवाल आपसे पशुपति जी, बिहार की राजनीति को लेकर नीतीश कुमार किधर जाते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी मैंडेट के साथ बिहार में क्यों नहीं आ पा रही है? क्या कोई चेहरा बीजेपी के पास नहीं है? क्या ये वजह है? नित्यानंद राय को लेकर के सवाल पूछे जाते रहे। तो अब फिलहाल नीतीश कुमार की स्थिति आप क्या देखते हैं? ऐसी देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि नेता भाजपा के पास नहीं है। एक से एक नेता है, नेताओं की कमी नहीं है। शुरू से 17-18 वर्ष से नीतीश जी भाजपा गठबंधन में थे और नीतीश जी के प्रति भाजपा के लोगों का विश्वास था। आप देखिए कि 2020 के विधानसभा के चुनाव में नीतीश जी को मात्र बिहार विधानसभा में 43 एमएलए जीत के आए और भाजपा को 75-76 सीट जीत के आया। फिर भी भाजपा के लोगों ने उदारता दिखलाया और नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। तो नीतीश कुमार जी
भाजपा के लोगों ने उन पर विश्वास किया और नीतीश कुमार जी ने भाजपा के लोगों के साथ विश्वासघात किया। नहीं, लेकिन संयोजक नहीं, बन मैं सुन जाएंगे लीजिए, आप सुन लीजिए। प्रश्न पूछते हैं तो आप सुनने की कोशिश करिए। बिहार की जनता ने आज नीतीश कुमार जी जिस गठबंधन में हैं, आरजेडी गठबंधन में हैं, तमाम लोगों को पता है, आप तो बिहार के रहने वाली हैं। 2005 के तक बिहार में जो शासन था उसके खिलाफ में बिहार की जनता ने फैसला लिया था, नीतीश कुमार को अपना गद्दी सौंपा था जी। और वो नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता का अपमान करके 2020 में जब नीतीश कुमार जी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े थे तो बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को वोट नहीं दिया था, एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को वोट दिया था। और आप बिना जनता, बिहार की जनता से बिना राय लिए, बिना पूछे हुए आप एनडीए गठबंधन तोड़ के चले गए आरजेडी गठबंधन में। तो आपने बिहार की जनता के साथ और भाजपा के लोगों के साथ आपने विश्वासघात किया। तो फिर आज अगर इलेक्शन हो जाए बिहार में तो नीतीश कुमार की स्थिति आप क्या देखते हैं, जेडीयू की और बीजेपी की फिलहाल क्या स्थिति आप देखते हैं? देखिए, हम लोग एनडीए गठबंधन में अगली बार चुनाव लड़े थे 2019 में, तो 40 में 39 सीट जीते थे। आप देखिए, मैं आपको मैं क्लियर करता हूं कि बिहार में सबसे अधिक वोट बैंक है अति पिछड़ी जाति का, और अति पिछड़ी जाति का जो वोट है वो उस समय की जो सरकार थी, आरजेडी की सरकार थी, उसके कुशासन के चलते अति पिछड़ी जाति और पिछड़ी जाति का वोट का झुकाव एनडीए गठबंधन की तरफ गया, हालांकि नीतीश जी के प्रति गया, एनडीए गठबंधन के साथ गया संरक्षण के लिए। और आज एनडीए गठबंधन से नीतीश कुमार जी अलग हो गए तो जो पिछड़ा और अति पिछड़ा का जो वोट है, एनडीए गठबंधन के पास तो सब वोट है ही, और साथ साथ पिछड़ा और अति पिछड़ा का जो वोट है, नीतीश जी कहते हैं कि पिछड़ा अति पिछड़ा का नेता मैं हूं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे देश में यदि पिछड़ा और अति पिछड़ा और दलित का नेता कोई है तो उस व्यक्ति का नाम है परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी। आपने देखा होगा कि 9 वर्षों के अंदर में हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने जनता के लिए क्या किया। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, हमारे बड़े भाई साहब जो जीवित थे, वो विभाग मेरे बड़े भाई साहब के साथ में था, खाद्य विभाग, उसमें उन्होंने नारा दिया था 1 नेशन 1 राशन कार्ड। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा 1 नेशन 1 राशन कार्ड के तहत फ्री अनाज दिया जा रहा है और 80 करोड़ 1 अरब 40 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी की सोच हुई कि बहुत से लोग बीमारी के चलते और पैसे के अभाव में उनकी मृत्यु हो जाया करती थी। उन्होंने कहा कि नहीं, चाहे अमीर हो गरीब हो, ये देश का नागरिक है, देश का लोगों का मौलिक अधिकार है जीने का। उन्होंने आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपया साल में दिया उन्होंने उसको इलाज कराने के लिए। और उसके तहत ये हुआ कि आज तो गरीब से गरीब तबका का लोग भी है वो आज मौत के मुंह से निकल के जीवन बसर कर रहा है। उसी तरह से आप देखिए ये क्या उज्ज्वला योजना, गैस है, हमारी माताएं बहनें जो खाना बनाती थी गांव में, उन लोगों का पेट खराब हो जाता था, आंख खराब हो जाता था, तो उन्होंने वो सुविधा दिया, गैस कनेक्शन के दिया। प्रत्येक वर्ष 10 लाख लोगों को नौकरी की व्यवस्था उन्होंने किया। ये 6वां महीना हम लोग रोजगार मेला में अपॉइंटमेंट बांट के आए। उसी तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री शौचालय का उन्होंने निर्माण किया, जल नल पानी का व्यवस्था उन्होंने किया। इस ढंग से आप देखिएगा तो जो 9 वर्ष की उपलब्धि है जी, उसमें दलित हो, पिछड़ा हो, अकलियत, इवन की उन्होंने ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए भी जी आरक्षण की व्यवस्था की कि जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से जो कमजोर लोग थे, हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि उसको भी अब समाज के मुख्य धारा में जोड़ें, और उसके लिए भी उन्होंने 10% आरक्षण की व्यवस्था की। तो इस ढंग से ऐसा उन्होंने किया, चाहे गरीब हो, अमीर हो, पिछड़ा हो, अकलियत हो, महिला हो, वृद्धा हो, नौजवान हो, सभी लोगों की इच्छा के हित की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। और मैं फिर एक बात कहता हूं, जो प्रश्न आप पूछेंगे मैं उसका जवाब पहले दे देता हूं कि सामने में परीक्षा है 2024 जी, 2024 की कठिन परीक्षा है, लेकिन उस परीक्षा में एनडीए गठबंधन
को बहुमत मिलेगा, 2/3 बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। और मैं तो बार बार कहता हूं, इस देश में 2024 में प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है, जी स्थान रिक्त नहीं है। तीसरी बार इस देश में प्रधानमंत्री के रूप में यदि जनता का आशीर्वाद मिला तो प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार शपथ ग्रहण लेंगे। जी दूसरी बात मैं एक बात और कहता हूं, देखिए ईश्वर को आज तक किसी ने देखा नहीं है। एक कल्पना है, एक सोच है मन में, इस देश में ईश्वर भी है, भगवान भी है। लेकिन आप देखे होइएगा जो हमारा हम अपनी बात में कह रहा हूं कि मुझको लगता है कि साक्षात ईश्वर का रूप है नरेंद्र मोदी जी में। जी देश के 1,40,40,000,000 लोगों की सुविधा को देखना, उसकी कठिनाई को देखना, और मैं पार्लियामेंट में देखता हूं, मैं कैबिनेट की बैठक में देखता हूं, इतना चिंतित रहते हैं पूरे देश के लोगों के लिए कि मैं आपको कह नहीं सकता। मैं तो मुझको लगता है कि ईश्वर के रूप में वो आज हमारे देश में है। बिल्कुल, और बहुत उपलब्धियां हैं भी। और मैंडेट की भी अगर बात करें, 2/3 आपके हिसाब से है 2024। मैं एक बात और कह देता हूं कि जो गठबंधन है, विपक्षी गठबंधन है, देखिए यहां सभी हमारे गणमान्य लोग बैठे हुए हैं। 2014 में एनडीए की सरकार बनी और आज 2023 है, लगभग 10वां वर्ष शुरू हुआ है। भारत सरकार की किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर के विरुद्ध में आपको आरोप नहीं मिला होगा, किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर के खिलाफ में भ्रष्टाचार का आरोप नहीं होगा। और विपक्षी गठबंधन जो है उसमें शायद 2-4% लोग होंगे जो भ्रष्टाचार से बरी होंगे, बाद में सब पर भ्रष्टाचार का आरोप है। जी ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां भ्रष्टाचार भरा हुआ है। और यह 10 वर्ष के अंदर में जितने भी भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, चाहे राज्य मंत्री है, किसी पर भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया पशुपति पारस जी, धन्यवाद, आपका धन्यवाद समय आप मुझे तमाम लोगों देने को के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच शिखा। धन्यवाद सभी जितने भी हमारे गणमान्य मित्र लोग हैं, मैं पुनः अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कृपया आप लोग मेरा अभिनंदन को स्वीकार करें। धन्यवाद। शुक्रिया। और पशुपति कुमार पारस जी, मैं दरख्वास्त करूंगी आपसे मंच पर रुकिए और आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर जगदीश चंद्र को, मनोज जिज्ञासी जी को, मिस रुबिका लियाकत को मोमेंटम देने के लिए, सम्मानित करने के लिए, और साथ ही कंवलजीत सिंह सोनी जी को भी आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर। आप डायरेक्टर हैं धनवंतरी नेचुरल हर्ब्स के प्राइवेट लिमिटेड के, मिस्टर कंवलजीत सिंह सोनी। मंच पर आपको आमंत्रित करना चाहूंगी।